हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा 2025 का फर्स्ट बैच लॉन्च कर दिया जा चुका है। लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, पॉलिटी से शुरुआत की गई है। तो इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं उसकी डिटेल आपके सामने है। कैसे का कंटेंट विद इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप, करंट अफेयर्स की कवरेज, मेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, मेंटरशिप जिसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जैसे वैल्यू एडेड फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिंपल सा सवाल है सरचार्ज और सेस से रिलेटेड। डेफिनेटली ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका सरचार्ज लिवाई किया जाता है वो टैक्सेबल इनकम पे किया जाता है। सेकंड में कह रहे हैं जो सरचार्ज से पैसा आता है वो सीएफआई में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड सरकार जिस तरीके से चाहे उस पैसे को यूज कर सकती है। थर्ड में कह रहे हैं कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू पे सरचार्ज एंड सेस टू द गवर्नमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए जो सरचार्ज आपका अप्लाई किया जाता है, जब हम उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, सरचार्ज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए की बनती है तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर आपका सरचार्ज लिवाई किया जाएगा। ठीक है जी, टैक्स ऑन टैक्स से हम कहते हैं कि सरचार्ज जितना भी आपका टैक्स ऑब्लिगेशन बनता है उसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है कि अच्छा सरचार्ज के बेसिस पर अब आपको एडिशनल यहां पर 500 रुपए और देना पड़ेगा, राइट। बट ये सभी टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा की जिनकी इनकम रहेगी उनके ऊपर सरचार्ज अप्लाई किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट तो यहां पर इनकरेक्ट होगी, ठीक है, और फर्स्ट भी इनकरेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि भैया टैक्सेबल इनकम पे नहीं बट जितना आपका टैक्स ऑब्लिगेशन है उस पर इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, उस पर इस चीज को लिवाई किया जाता है। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, भैया सारा पैसा जो इसके पास इस सरचार्ज को अप्लाई करने के बाद सरकार के पास आता है वो सीएफआई में जाता है एंड सरकार अपने हिसाब से उसको खर्चा कर सकती है। बट वहीं अगर मैं कहूं कि सेस के केस में क्या है, तो सेस के केस में जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरकार यहां पर अप्लाई करती है, ठीक है, सभी टैक्स पेयर्स को वो पे करना पड़ता है। तो वो जो सेस यहां पर अप्लाई किया जाता है तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स या उससे रिलेटेड जो भी यहां पर सरकार के इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं पर वो पैसा खर्च किया जाएगा। फिर जीएसटी कंसोलिडेशन सेस आ जाता है, ठीक है, सॉरी जीएसटी का जो आपका कॉम्पनसेशन सेस है कि भैया स्टेट्स को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करनी थी, उसके लिए एक फंड का क्रिएशन किया गया। उस फंड में पैसा कहां से आएगा? जब आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सेस वर्ड से समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट, एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव के लिए ही वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और उसी में उसको खर्च किया जाएगा, ठीक है। बट सरचार्ज के केस में सरकार के पास जो पैसा आता है वो सीएफआई में जाएगा और सरकार अपने हिसाब से उस पर खर्चा कर सकती है, राइट। तो इसी के बेसिस पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो वही क्या डिफरेंस है सरचार्ज और सेस के बीच में, वो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं कि सेस आपका एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्च किया जाएगा, सरचार्ज केस में जिस हिसाब से सरकार को खर्चा करना है वो वहां पर कर सकती है। सरचार्ज आपका एप्लीकेबल रहता है ऑन द नेट इनकम टैक्स पेएबल, कि कितना टैक्स आपको यहां पर पे करना है, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द टैक्स पेयर्स जो कि एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में यहां पर आते हैं, जो कि आपके हाई अर्निंग एंटिटीज यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो अथॉरिटीज लिवाई करती है सरचार्ज ओनली ऑन वंस टैक्स, नेट टैक्स पेएबल, कि कितना टैक्स उन्हें यहां पर पे करना है, कितनी उनकी टैक्स ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी। तो सेस भी आपका टैक्स ऑन टैक्स है सिस, बट इसकी जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है वो आपके इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेस में दोनों को देखने को मिलती है और सभी के द्वारा ये पे किया जाता है, राइट। तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है, वही चीज आपको यहां समझाई भी गई है। तो सरचार्ज अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो उस केस में 50 लाख से ज्यादा की जिनकी इनकम है उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। कंपनी के केस में जिनका 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, राइट। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि बार्टर इकोनॉमी में इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी कैसी स्टेटमेंट है जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को यहां पर रेफर करती है। पहले में कह रहे हैं कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है यहां पर बिटवीन द 2 पार्टीज कि एक्सचेंज करेंगे गुड्स को एट अ फेयर प्राइस। सेकंड कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस डिजायर ऑफ बोथ पार्टीज टू ट्रेड द स्पेसिफिक गुड जो कि वो पोजेस करते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया एबिलिटी है एक पार्टी की कि मल्टीपल बायर्स वहां पर ढूंढना अपने गुड्स के लिए। फोर्थ में कह रहे हैं कि एक प्रेजेंस ऑफ द ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो कि फैसिलिटेट करेगी एक्सचेंज को।
तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हम बार्टर सिस्टम में क्या कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास वेजिटेबल्स वहां पर अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स अपनी उगाता है और मार्केट में जाके बेचना चाहता है, ठीक है, तो वो बेसिकली किसे बेचेगा, जिससे उसे उस प्रकार का सामान चाहिए होगा। कि मान लीजिए भैया एक फिर आपका शू मेकर है, ठीक है, वेजिटेबल वाले भाई को क्या चाहिए, जूते खरीदने हैं, तो वो अपनी वेजिटेबल्स जाके जूते वाले भाई को बेचेगा, जूते वाला भाई अपनी जो भी शूज हैं वो वेजिटेबल वाले भाई को बेचेंगे। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस क्या है कि दोनों को एक दूसरे की प्रोडक्ट की यहां पर रिक्वायरमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम में इस तरीके से काम चलता था। फिर वहां पर फिर क्या बोला गया कि नहीं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाना जरूरी है, और उससे के चलते आपकी करेंसी सिस्टम फिर वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस करेंसी को यूज करते हुए किसी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज वहां पर खरीद सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन, कि भैया एक साइमल्टेनियस डिजायर है दोनों पार्टीज की कि वो ट्रेड करें वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या गुड्स जो कि वो पजेस करते हैं। वेजिटेबल वाला भाई अपनी सब्जियां यहां पर बेचेगा और जूता उससे खरीदेगा, जूते वाला भाई सब्जियां वहां पर खरीदेगा अपना जूता यहां पर बेच के। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। आई होप ये तो बहुत इजीली आपने सभी ने मार्क किया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड है। पहले भी हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनको जो चार्जेस पे करने रहते हैं इन द क्रेडिट इंटरमीडिएशन प्रोसेस, वो बैंक द्वारा पे किए जाते हैं, ना कि बोरोवर द्वारा। सेकंड में कहा जा रहा है कि जितनी भी डिजिटल लेंडिंग एप्स के माध्यम से जो भी लेंडिंग होगी वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी तक रिपोर्ट की जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है कि अंडर फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एग्रीमेंट्स जो फिनटेक कंपनीज हैं वो प्रॉमिस करती हैं टू कॉम्पनसेट द पार्टनर्स अप टू अ प्री डिसाइडेड परसेंटेज अगर कस्टमर अपने लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाता। तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए यहां पर ना बहुत सारी टर्म्स है जिनके बारे में पता होना जरूरी है। बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि पहला लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स बीच में ना एक तरीके का बिचौले का काम करते हैं कि आपको बैंक वहां पर उधार देना चाहता है, अब बैंक के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं कि वो डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से उधार दे, तो बीच में किसी ना किसी ऐसी फिनटेक कंपनी को वो कोलैबोरेट करेंगे जिसके माध्यम से आपको फिर क्रेडिट डिसबर्समेंट की जाएगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं क्रेडिट का दे सकता हूं। क्रेडिट आपको छोटा मोटा कैश, एक छोटा मोटा पर्सनल लोन वहां पर प्रोवाइड करता है जिसमें किसी ना किसी बैंक के साथ उनका टाई अप होता है। ठीक है, तो उस केस में जो फिनटेक कंपनी जैसे क्रेडिट है तो उन्हें हम कहते हैं कि ये एलएसपी कहलाते हैं। तो क्या होता है, जनरली बहुत सारे एलएसपी क्या करते हैं, जब भी किसी को उधार देते हैं तो उस पर्टिकुलर बोरोवर से कोई फीस यहां पर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की फीस यहां पर चार्ज की जाएगी ना, तो वो बैंक पे करेगा, बोरोवर यहां पर पे नहीं करेगा उस फिनटेक कंपनी को, क्योंकि उस फिनटेक कंपनी ने क्या हेल्प किया, एक तो बैंक के एंड पर कस्टमर एक्विजिशन का काम किया, अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रेडिट इंटरमीडिएशन प्रोसेस है कि किस प्रकार से उधार देना है, कितना देना है, क्या टर्म प्लान रहेगा, किस प्रकार से उसकी रिपेमेंट रहेगी, वो सारी चीजें इस फिनटेक द्वारा यहां पर कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी। जस्ट दैट जो लोन का अमाउंट है वो बैंक की बैलेंस शीट में वहां पर ऐड होगा, ना कि इस फिनटेक कंपनी की बैलेंस शीट में। राइट, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हुई। सेकंड में कह रहे हैं भैया जितनी भी लेंडिंग की जा रही थी डिजिटल लेंडिंग एप्स, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देनी, तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट आता है फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एग्रीमेंट। अब देखो यहां पर जितना भी क्रेडिट से रिलेटेड जो प्रोसेस था वो इस फिनटेक कंपनी द्वारा किया गया, माने कि बोरोवर की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी इन्होंने यहां पर असेस किया। ठीक है, अब मान लो बोरोवर ने यहां पर उधार लिया है, हालांकि वो जो उधार है वो बैंक की ही बुक में वहां पर रजिस्टर हुआ है कि भैया इस प्रकार का एक नया एसेट क्रिएट किया गया है बैंक द्वारा जब इस प्रकार के बोरोवर को उधार दिया गया है। तो उस केस में अगर बोरोवर इस रिपेमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसमें फिनटेक कंपनीज क्या बोलती हैं कि अप टू अ सर्टेन परसेंटेज अंडर द फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एग्रीमेंट, कि अगर लॉस होता है तो उस केस में पहला लॉस हम यहां पर बियर करेंगे, फिनटेक कंपनीज यहां पर बियर करेंगी, कि अंडर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट फिनटेक कंपनी प्रॉमिस करती है उस पर्टिकुलर बैंक को जो कि उनका पार्टनर है कि अगर मान लो 10,000 का लोन है तो अप टू सर्टेन परसेंटेज हम इस लोन की भरपाई आपके लिए कर देंगे। ठीक है, तो फिनटेक कंपनी को यहां पर ये क्यों पॉइंट रखा गया, ताकि फिनटेक कंपनीज अच्छे से क्रेडिट वर्दीनेस चेक करें बोरोवर्स की और सिर्फ अपना ऑपरेशन बढ़ाने के लिए वहां पर एक तरीके से बढ़ती हुई लैंडिंग ना करें। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर रखा गया। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसकी वजह से सी ऑप्शन हमारी यहां करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको डिटेल में समझाई गई है कि किस प्रकार से आपका डिजिटल लैंडिंग सिस्टम यहां पर काम कर रहा है, किस प्रकार से रूल्स में यहां पर चेंजेस आए हैं। तो प्लीज आई एडवाइस कि एक बार इसे गो थ्रू जरूर कीजिए, एक बार इन सभी पॉइंट्स को यहां पर पढ़ लीजिए, अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ डिफॉल्ट गारंटी, क्या आपका एक लेंडिंग मॉडल है बिटवीन द डिजिटल लेंडिंग फिनटेक्स एज वेल एज जो उनके पार्टनर्स हैं, जो उनके बैंक्स वहां पर पार्टनरशिप करते हैं, या फिर अगर उनका किसी एनबीएफसी के साथ भी पार्टनरशिप यहां पर हो सकता है, जिसके तहत फिनटेक प्रॉमिस करता है कि भैया अगर लोन की रिपेमेंट नहीं हुई तो हम आपको कुछ ना कुछ यहां पर पेमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे लोन की रिपेमेंट फिर फिनटेक करेगी, अप टू सर्टेन परसेंटेज उनके द्वारा यहां पर पेमेंट की जाएगी।
राइट। तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर रखना। उसके अलावा कि भैया जो आपका बहुत सारे केस में क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है, तो वो भी नहीं की जा सकती। पहले आपको बोरोर का यहाँ पर कंसेंट लेना है, ठीक है जी। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के द्वारा, वो नीड बेस्ड पर ही होना चाहिए, और बोरोर का इसमें प्रायर कंसेंट भी लेना है, और ऑडिटेड भी, इसका वहां पर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑडिट भी यहां पर कंडक्ट किया जाता है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। आई एडवाइस कि आप प्लीज इन्हें एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए। चलिए, अगला सवाल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डच डिजीज से रिलेटेड है, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो 3 ऑप्शंस दी गई हैं, पूछा रहा है कि इन पर्टिकुलर 3 ऑप्शंस में से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डच डिजीज के। पहले में कह रहे हैं करेंसी अप्रिसिएशन, सेकंड में कह रहे हैं कि सडन राइज इन द डिमांड फॉर स्पेसिफिक रिसोर्स, और थर्ड में कह रहे हैं अनसस्टेनेबल ग्रोथ। थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, डच डिजीज का जो कॉन्सेप्ट है, पहले उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो डच डिजीज का कॉन्सेप्ट सिंपली क्या कहता है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर नेशन है जो कि नॉर्मल ग्रोथ वहां पर देखने को मिलती है 2 से 3% की, और सडनली उस पर्टिकुलर नेशन में कोई नया नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है, ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी, जो अबंडेंस है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है कि काफी हैवी मात्रा में वो नेचुरल रिसोर्स वहां पर अवेलेबल है, जो कि थ्रू आउट द ग्लोब जिसकी डिमांड तो रहेगी। तो अगर इस प्रकार का कोई भी नेचुरल रिसोर्स यहां पर पाया जाएगा, तो उस केस में ये नेशन क्या चाहेगा कि भैया इस रिसोर्स को एक्सपोर्ट किया जाए, बढ़ चढ़ के एक्सपोर्ट किया जाए, बाहर से भी बढ़ चढ़ के डॉलर हमारे देश में आना, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस केस में क्या होगा कि उस नेशन की जो करेंसी, खुद की जो अपनी करेंसी रहेगी, डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, करेंसी का एप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगा। अब सिंस नेचुरल रिसोर्स मिला है, तो उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके माध्यम से ये देश अर्निंग्स भी जनरेट कर रहा है। बट जो पर्टिकुलर सेक्टर का वो नेचुरल रिसोर्स रहेगा, सिर्फ उसी सेक्टर की अर्निंग्स यहां पर आती रहेंगी। बाकी सेक्टर्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो लूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया वो अपनी करेंसी को एप्रिशिएट कर रहा है, कि बार बार उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ चढ़ के एक्सपोर्ट एक पर्टिकुलर कमोडिटी का यहां पर किया जा रहा है, और वही मेजॉरिटी यहां पर होल्ड करके बैठा है ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स। अब एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ेंगी तो भैया करेंसी अप्रिशिएट करेगी, करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो उस केस में बाकी जो सेक्टर्स हैं उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो धीरे धीरे वहां पर लूज करना शुरू कर देंगे, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि एक तरीके की अनसस्टेनेबल ग्रोथ वहां पर देखने को मिलेगी, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फिजिबल नहीं है, और उतना ज्यादा कोई भी इसे डिजायर भी नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं हम डच डिजीज, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसोर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत सारा पैसा आपके देश में आ रहा है। जब पैसा आएगा आपके देश में, आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पर उस पर्टिकुलर करेंसी, जो लोकल करेंसी रहेगी, उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसके से करेंसी अप्रिशिएट करेगी, उस नेचुरल रिसोर्स का एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी यहाँ पर बढ़ेगी। बट बाकी सेक्टर्स के ऊपर फिर इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल ग्रोथ वहां पर देखने को मिलेगी। तो तीनों की तीनों जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताए गए हैं, जिसके चलते डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो एक इकोनॉमिक फिनोमिना है जब भी किसी प्रकार से एक सडन सर्ज देखने को मिलता है इन द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्टर, और खासकर आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर्स रहते हैं, ऑयल या गैस हो गया, जो कि कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक बैलेंस है उसे डिसरप्ट कर देते हैं और बाकी सेक्टर्स को काफी हार्म यहां पर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इमेजिन दिस लाइक कि आपने सभी जो अपने अंडे हैं एक ही बास्केट में वहां पर रखे हैं, ठीक है, और वाइल जो आपका रिसोर्स सेक्टर वहां पर थ्राइव कर रहा है, बाकी जो वाइटल पार्ट्स है इकोनॉमी के वो यहां पर सफर कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है अपने एक्सपोर्ट अर्निंग्स के लिए, आपको अपना जो पोर्टफोलियो है एक्सपोर्ट का उसे डाइवर्सिफाई करना है। तो वही कोशिश भारत सरकार द्वारा भी बहुत सालों से यहां पर की जा रही है। इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उनका जो एक हम कहते हैं कहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट से ड्रॉ कर रहे हैं कि भैया हमें अपना एक्सपोर्ट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, बढ़ चढ़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यहां पर एक्सपोर्ट करना है। तो उसी का ब्रेकडाउन यहां पर दिया गया कि अगर आपका कोई ऐसा रिसोर्स पाया जाता है तो उसमें बूम आएगा, जिसकी वजह से करेंसी एप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका इन्फ्लक्स होगा बहुत ज्यादा मनी का, जिसकी वजह से करेंसी, जो कंट्री की करेंसी है, जो लोकल करेंसी है, उसकी वैल्यू यहां पर इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगी। अब इनिशियली तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगेगा कि चलो एक्सपोर्ट्स हो रहा है उस पर्टिकुलर रिसोर्स सेक्टर का और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बट बाकी सेक्टर्स के लिए यहां पर लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगा, एंड जिसके चलते हम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फिर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसे कहा जाता है डच डिजीज। अगर आपको इसके बारे में पता है कि कौन कौन से देशों में देखने को मिला है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में यहां पर मेंशन कीजिए, ठीक है, थोड़ा पता लगे कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके पास भी अवेलेबल है और कैसी नॉलेज है। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, फैक्ट बेस्ड है, इस तरीके के सवाल यूपीएससी भी आपसे पूछता रहता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और इस क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो
3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, लगता है कि कोई इनकरेक्ट है इनमें से तो भैया इन 3 में से कोई मार्क कर लो, अगर लगता है सभी सही हैं तो डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो पहले में कह रहे हैं कि जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करने का ऑब्जेक्टिव इनका रहता है, ठीक है, और कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है वो भी इनका यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड कह रहे हैं जो डायरेक्टरेट है रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशंस एज वेल एज रिकमेंडिंग द अमाउंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर जो भी काउंटर बिलिंग ड्यूटी वहां पर इंपोज की जाती है कुछ एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स के ऊपर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जीडीएफसी के लिए कहा जा रहा है कि भैया इनके द्वारा एक्सपोर्टर्स को लाइसेंसेस भी यहां पर इशू किए जाते हैं और जो भी उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी यही मॉनिटर करते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्टली बताई गई है, बट ये जो पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये पर्टिकुलरली इस डायरेक्टरेट का यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इनका इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। तो बेसिकली जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है उनके द्वारा ये पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट किया जाता है कि वो रिकमेंड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस प्रकार की एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी। चलिए, तो आई होप आज के सेशन में आपने अच्छे से सभी क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम दिन के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना ताकि उस तरीके से जितना आपने कंटेंट कंज्यूम किया है आप थोड़ा टेस्ट कर सकें कि आप उसे रिटेन भी कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।